नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफ़र की जो सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है। एक सफ़र जो एक ट्रेडिंग कंपनी के चार्टर से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान पर जाकर ख़त्म हुआ। ये भारत के संवैधानिक विकास की कहानी है। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। और यही सवाल आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। सोचकर ही अजीब लगता है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसने जाने अनजाने में भारत के पूरे कानूनी और प्रशासनिक ढांचे की नींव कैसे रख दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले दौर से, कंपनी का शासन। ये वो वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक ताकत नहीं रह गई थी, बल्कि वो एक राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। और लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को अब कंपनी की इस बेहिसाब ताकत से डर लगने लगा था। और यहीं से शुरू हुआ नियंत्रण का खेल। तो इस पूरे दौर को शेप दिया कुछ बहुत ही ज़रूरी कानूनों ने। हर एक एक्ट ब्रिटिश सरकार के बढ़ते कंट्रोल और भारत में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाने की कोशिश को दिखाता है। आइए इनमें से कुछ सबसे अहम कानूनों को जरा करीब से देखते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने सीधे तौर पर कंपनी के मामलों में दखल दिया। बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल का पद दिया गया और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर उसके अंडर आ गए। यहीं से पहली बार भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखा डुअल सिस्टम बनाया। कंपनी के कमर्शियल यानी व्यापारिक कामों को उसके पॉलिटिकल यानी राजनीतिक कामों से अलग कर दिया गया। व्यापार कंपनी संभालती रही, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया और पहली बार कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को ऑफिशियली भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। इसके बाद जो हुआ वो एक जबरदस्त, एक बहुत बड़ा बदलाव था। कंपनी का राज खत्म और सत्ता सीधे ब्रिटिश राजघराने यानी क्राउन के हाथों में। समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। 1857 ये वो साल था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। इस महान विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को ये एहसास हो गया कि भारत जैसे इतने बड़े देश को एक प्राइवेट कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, और इसका नतीजा था 1858 का कानून, जिसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। और ये जो सत्ता का ट्रांसफर था ना, ये सिर्फ नाम के लिए नहीं था। गवर्नर जनरल का पद अब बन गया वाइसरॉय। वाइसरॉय यानी ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। ये एक साफ संदेश था कि अब भारत एक कंपनी की टेरिटरी नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का ताज है। तो जब क्राउन का सीधा शासन शुरू हुआ तो एक नया चैप्टर भी खुला, शासन में भारतीयों की भागीदारी का। हाँ, ये शुरुआत बहुत धीमी थी, बहुत सीमित थी, लेकिन पहली बार भारतीय आवाज़ों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश की गई। इस दिशा में 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। जरा सोचिए, इतिहास में पहली बार किसी भारतीय, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसरॉय की सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया। ये प्रतिनिधित्व की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन इसी एक्ट ने एक ऐसा बीज भी बोया जो आगे चलकर बहुत कड़वा फल देने वाला था। इसने धर्म के आधार पर सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। इस कदम को आज भी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे क्लासिक उदाहरण माना जाता है। फिर आया साल 1919 और मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार। इसने प्रांतों में एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम शुरू किया, जिसे द्वैध शासन या डायरकी कहते हैं। मतलब कुछ जरूरी विभाग जैसे कि फाइनेंस और पुलिस गवर्नर के पास रहे और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभाग भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। साथ ही केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका की भी शुरुआत हुई, जैसी आज हम देखते हैं। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जो सीधा हमें आज़ादी के दहलीज पर ले जाएगा। ये वो दौर था जब जो कानून बन रहे थे वो सिर्फ शासन चलाने के लिए नहीं थे, बल्कि वो सीधे सीधे भारत की आज़ादी और उसके भविष्य का रास्ता बना रहे थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं था। इसमें 321 सेक्शंस थे। 321, ये इतना डिटेल था कि हमारे आज के संविधान का जो ढांचा है ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से लिया गया है। कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान का एक तरह से ब्लूप्रिंट ही था। इसी एक्ट ने एक और बहुत जरूरी काम किया, शक्तियों का बंटवारा। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच काम को
3 लिस्ट्स में डिवाइड किया गया, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। ये सिस्टम कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? क्योंकि हमारे आज के संविधान में भी यही व्यवस्था है। और फिर आया वो आखिरी कानून, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। बस इस एक कानून ने सब कुछ बदल दिया। इसने ब्रिटिश राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। भारत और पाकिस्तान 2 नए देश बनाए, वॉइसराय का पद खत्म किया और सबसे जरूरी बात, दोनों देशों की संविधान सभाओं को ये पूरी ताकत दी कि वो अपना भविष्य और अपना संविधान खुद लिखें। तो आज़ादी तो मिल गई, लेकिन साथ ही मिली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, करोड़ों लोगों के सपनों का भारत बनाने के लिए एक संविधान लिखने का काम। और ये ऐतिहासिक काम सौंपा गया संविधान सभा को। तो सवाल ये है कि ये सभा बनी कैसे? देखिए, इसका आइडिया सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय ने दिया था। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने इसे एक शक्ल दी और इसके जो मेंबर्स थे उन्हें पूरे भारत की प्रोविंशियल असेंबली से चुना गया था। तो ये सिर्फ कोई कमिटी नहीं थी, ये एक मिनी इंडिया था जिसमें हर कोने, हर आवाज को जगह दी गई थी। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर आज़ादी के कानून तक, इन औपनिवेशिक कानूनों की जो विरासत है, चाहे वो शक्तियों का बंटवारा हो या हमारी संसद का ढांचा, उनकी गूंज आज भी हमारे सिस्टम में कितनी गहरी है, इस पर जरूर सोचिएगा।